गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मसल कंट्रैक्शन थोड़ा सा लंबाई टॉपिक हो गया है, मुझे भी फील हो रहा है। और इस टॉपिक को एक दिन यकीनन हम जो है थोड़ा सबको जितने पढ़े हम उनको समराइज करेंगे। पहले जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स रहते हैं तो उनको थोड़ा डिस्कस करके और बिल्कुल हम इसको जो है मसल स्ट्रक्चर से लेकर सार्कोमियर, सार्कोमियर के बाद कॉन्ट्रैक्शन कौन से मीन्स फैक्टर्स हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सबको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज थोड़ा एक एसटीबी का टॉपिक पढ़ना है। एसटीबी संध टेक्स्ट बोर्ड का 46 पेज पे टॉपिक है, ऑल आर नो रिस्पांस। एक इस चीज को पढ़ना है और दूसरा एक एनटीबी का टॉपिक पढ़ना है, पेज नंबर 51 और 52 की डायग्राम है, इसको देखना है। तो आप ये दोनों बुक्स जो है अपने साथ रखें। सबसे पहले हम एसटीबी को देखते हैं, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के 46 पेज पे ऑल आर नो रिस्पांस को। और उसके बाद जैसे हम एनटीबी के अंदर पेज नंबर 51 है और 52 की डायग्राम है, क्रॉस ब्रिजेस का अमल जो है, क्रॉस ब्रिजेस मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान किस तरह से बनती हैं, कॉन्ट्रेक्शन किस तरह से होता है, एटीपी का रोल क्या होता है और कैसे ये ब्रिजेस बनती रहती हैं और ब्रेक होती रहती है। तो सबसे पहले हम आते हैं एसटीबी में 46 पेज पे ऑल आर नो रिस्पांस। जैसे आप सब स्टूडेंट्स को मालूम है, जैसे स्केलेटल मसल है उसकी कॉन्ट्रेक्शन वॉलेंट्री नेचर होती है, यानी इट इज कंट्रोल्ड बाय अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, देन नर्व्स, आखिर में जैसे मोटर न्यूरॉन होंगे जो मसल तक कमांड या ऑर्डर लेके जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होता है। जैसे आपको पता है कि ये मैसेजेस या इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होती है। जैसे इलस्ट्रेशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ये न्यूरॉन फाइनली जैसे मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन ये जो मैसेज कॉन्ट्रेक्शन के लेके जा रहा है, ये पहले जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रो होता है। ये पहले मैसेज जो शुरू में इलेक्ट्रो होता है, जैसे आपने एसटीबी में चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा होगा, ये मैसेज पहले इलेक्ट्रो होता है। और देन जैसे आपको पता है कि यहाँ पे एग्जाम टर्मिनल है, एग्जाम टर्मिनल इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं। तो वहां पे सिनेप्टिक नॉब है, सिनेप्टिक नॉब के अंदर वेसिकल्स होते हैं और उन वेसिकल्स के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जब फाइनली ये सिनेप्टिक नॉब से जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होगा तो इलेक्ट्रो मैसेज इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन की केमिस्ट्री के हवाले से। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होती है, यानी ये जो ऑर्डर कॉन्ट्रेक्शन का है, पहले तो इलेक्ट्रो और फाइनली जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी अब वो केमिकल फॉर्म होगा, उस केमिकल का नेम है एसिटाइल कोलिन। हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी ये सवाल मौजूद है और इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मेनी टाइम जैसे टेस्ट में भी सवाल आते रहते हैं इस तरह से। मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नेसेसरी है, वो है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो यानी इलेक्ट्रो मैसेज अब केमिकल मैसेज में आ गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी और भी एडिशन, जैसे आप देखेंगे ये एक सिंगल मसल फाइबर है और वो मोटर न्यूरॉन है। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल पे जब ये मैसेज आएगा इलेक्ट्रो, एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन कैरीज द नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स और सिग्नल या मैसेज जो इलेक्ट्रो इन नेचर होता है वो आ रहा है और उसके बाद जैसे एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा तो इट रिलीजेस द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का नेम क्या है मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, तो आपको पता है उस न्यूरोट्रांसमीटर का नेम है एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मसल कॉन्ट्रेक्शन कराता है। एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा कहाँ पे, एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस में ऐसे लफ्ज मेनी टाइम आप पढ़ते रहेंगे आगे जो कंपाउंड वर्ड होते हैं, जैसे न्यूरो रेफर्स टू न्यूरॉन, मस्कुलर रेफर्स टू मसल, यानी न्यूरॉन और मसल का जंक्शन है। न्यूरॉन एक तरफ से मैसेजेस या ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, कमांड लेके आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, किसके लिए, मसल के लिए, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। इट इज द पॉइंट वेयर द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर मीट। तो न्यूरो जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, ये एक प्लेस और पॉइंट है जहाँ पे मोटर न्यूरॉन आके मसल फाइबर के साथ यकीनन उसको आगे कमांड देता है या ऑर्डर देता है। तो इस तरह से ध्यान क्या होगा, वो ऑर्डर या कमांड जैसे आपने पढ़ा है हर एक मसल फाइबर तक जाएगा, जैसे मसल फाइबर तक जाएगा। मसल फाइबर के अंदर आपको पता है
उसकी मेम्ब्रेन जो होती है, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होती है, उसका नेम है सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा के अंदर जो है ट्यूब लाइक ये मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसका नेम होता है टी टिब्यूल। टी टिब्यूल के अंदर ये मैसेज आते हैं, और टी टिब्यूल के दोनों साइड पे आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो सार्को जैसे मैसेज टी टिब्यूल के जरिए मसल फाइबर तक जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, और कैल्शियम आयंस जैसे रिलीज होंगे तो कहाँ जाएंगे, यकीनन वो दे बाइंड टू ट्रोपोनेंट, ट्रोपोनेंट के साथ बाइंड करेंगे। प्रोपोनेंट के साथ बाइंड होंगे तो रिजल्ट क्या होगी, दे एक्सपोज द बाइंडिंग साइट। अदरवाइज आपने देखा कि एक्टिन जो प्रोटीन है उस पे जो मायोसिन हेड के लिए जो बाइंडिंग साइट थी वो छुपी हुई थी, वो हिडन थी, एक्सपोज्ड नहीं थी, क्योंकि उसके बाहर क्या मौजूद था, ट्रोपोमायोसिन जो मौजूद था। ये एक और प्रोटीन है जो इसको हर वक्त जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो सकती है, तो जब भी ये ट्रोपोमायोसिन पड़ा है तो यानी मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। तो जैसे कैल्शियम आयन जो उसके साथ बाइंड होती है तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि एक्टिन प्रोटीन पे जो मायोसिन हेड की बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाती है, क्रॉस ब्रिजेस बनती है, और क्रॉस ब्रिजेस बनने के बाद जो है इनकी पुलिंग होती है टुवार्ड्स सेंटर ऑफ द सार्कोमियर एम्बलाइन की तरफ, और इस तरह से मसल शार्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसे हम कहेंगे मसल शार्ट और कॉन्ट्रैक्शन होना। तो बहरहाल तो इस इलस्ट्रेशन के अंदर एक और मायो फिलामेंट का जिक्र है, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन सार्कोमियर, सार्कोमियर के अंदर थिन और थिक मायो फिलामेंट है, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। तो सिंपली ये है कि जब भी जैसे मोटर न्यूरॉन के मैसेज जरिए जो मैसेज जो आएगा मसल फाइबर तक आएगा, जहाँ पे आखिर में एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल होता है NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फाइनली एसिटाइल कोलिन इज रिलीज, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो देन आगे ये मैसेज किस में जाएगा, टी ट्यूब्यूल। तो आगे जैसे अभी हमने जैसे नोट किया था, टी ट्यूब्यूल के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, कैल्शियम आयंस रिलीज होने के बाद दे बाइंड टू ट्रोपोनेंट, ट्रोपोनेंट के साथ बाइंडिंग होने के बाद जो है एक्टिन पे जो मायोसिन हेड की जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज होती है, देन मायोसिन हेड उसके साथ बाइंड होगा, क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे और मसल कंडक्शन होगी। तो बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस मैकेनिज्म से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है। क्या है कि लाइक ऑल आर नो रेस्पॉन्स, एसटीबी का टॉपिक है ऑल आर नो रेस्पॉन्स। मसल्स या तो कॉन्ट्रैक्ट फुली होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है, इसे कहते हैं ऑल और नो रेस्पॉन्स। एसटीबी में पेज नंबर 46 पे आप आएंगे, मसल्स के हवाले से जैसे ऑल और नो रिस्पॉन्स, आइदर मसल्स मसल फाइबर है जो कॉन्ट्रैक्ट फुली और दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। ठीक है, जैसे ही वंस द इम्पल्स रीचेस द मसल फाइबर, जैसे यहाँ से इम्पल्स, जैसे ये जैसे इलस्ट्रेशन जो है स्पाइनल कार्ड की है, स्पाइनल कार्ड से जैसे ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन जैसे यहाँ से निकल रहे हैं तो ये नर्व है जो जाहिर है कोई ना कोई स्पाइनल कार्ड से नर्व निकल रही है, तो इस नर्व के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि मोटर न्यूरॉन के एक्सान है, जैसे ये मोटर न्यूरॉन है और ये भी मोटर न्यूरॉन है, इनके एक्सान है, ये कहाँ जा रहे हैं। जैसे अगर आप ये पर्पल कलर की इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, ये पर्पल कलर की इलस्ट्रेशन जैसे इस मसल फाइबर को जैसे ये इनर्वेट कर रही है, इसी तरह से ये जो है ब्रांच जो है इसको इनर्वेट कर रही है। इसी तरह से अगर आप ये जैसे न्यूरॉन देखेंगे, मोटर न्यूरॉन, ये भी मोटर न्यूरॉन है, तो ये मोटर न्यूरॉन इस मसल फाइबर को जैसे इनर्वेट कर रहा है, और इसी तरह से ये इस फाइबर को भी इनर्वेट कर रहा है, इस फाइबर को भी इनर्वेट कर रहा है। तो एक डेफिनेशन बनती है मोटर यूनिट, जैसे आप यहाँ इलस्ट्रेशन में देख रहे हैं, व्हाट इज मोटर यूनिट। मोटर यूनिट की मीनिंग होती है कि एक जो है न्यूरॉन, और न्यूरॉन की फाइबर उसकी ब्रांचेस प्लस हाउ मेनी, जैसे हाउ मेनी मसल फाइबर्स को ये रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इनर्वेट कर रहा है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल मोटर यूनिट 2 देखें, मोटर यूनिट 2 इस मसल फाइबर को भी रेगुलेट कर रहा है, इसको भी रेगुलेट कर रहा है, इसको भी रेगुलेट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें मोटर यूनिट ये 1 है, मोटर यूनिट 1 जो है मोटर यूनिट 1 जो है इसको भी कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह से इसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो यानी मोटर यूनिट 2 1 2 एंड 3 मसल फाइबर को ये जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलेट कर रहा है, और मोटर यूनिट 2 जो है ए एंड बी, जैसे हमने लिखा है ए एंड बी, टोटली आपको ये 5 मसल फाइबर नजर आ रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल।
तो यानी उसमें 1, 2 एंड 3 दे आर रेगुलेटेड बाय मोटर यूनिट 2 एंड मोटर यूनिट 1 जो है वो कैसे बना है, वो ए एंड बी की कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये ऑल आर नो रिस्पॉन्स, जैसे पहले इसकी डेफिनेशन समझे, हमारे टेक्स्ट बुक में एसटीबी में जो नोटेड है कि once the impulse reaches in a muscle fiber there is an all or no response, either the muscle contracts fully or it does not contract at all। या तो मसल मुकम्मल तौर पे कॉन्ट्रैक्ट होगी या बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, पार्शियल कोई कंडीशन ही नहीं है। पार्शियल, पार्शियल की मीनिंग है थोड़ी बहुत अगर कॉन्ट्रैक्शन हो, ऐसी सिचुएशन ही नहीं होती है। या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट फुल होती है या बिल्कुल ही नहीं होती, इसे हम कहते हैं ऑल और नो रिस्पॉन्स। इसे हम कहेंगे ऑल और नो रिस्पॉन्स, कहेंगे ऑल और नो रिस्पॉन्स। देयर इज नो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, पार्शियल की मीनिंग है थोड़ी बहुत है जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो, इस तरह से बिल्कुल ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉन्ट्रैक्शन की डिग्री जो है कम या ज्यादा क्यों होती है। जैसे ये हमारी जो लाइक आर्म के अंदर जो मसल्स हैं, जैसे इसमें हम जो किसी भी एक एग्जाम्पल भी जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में है कि जो बॉलर होता है, बॉल जो स्लो भी देता है और फास्ट तेज भी फेंकता है, या हम अपने हाथ से एक हल्की जो है थपकी किसी को दे सकते हैं और जोर से जिस तरह से किसी को मार भी सकते हैं, मसल्स तो यही सेम है। तो इसमें इतनी जो है पावर या डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर और लेसर कैसे होती है। जैसे मसल तो यही सेम है, बट ये किस तरह से होता है, इस हवाले से जैसे हमें क्या समझना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी मोटर यूनिट्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, हाउ मेनी मोटर यूनिट्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इसमें जैसे आपने देखा इलस्ट्रेशन के अंदर एक मोटर यूनिट 1 पड़ा है और दूसरा मोटर यूनिट 2 पड़ा है। मोटर यूनिट 1 जैसे फाइबर, मसल फाइबर ए एंड बी को जैसे ये रेगुलेट कर रहा है, और मोटर यूनिट 2 जैसे 1 to 3 को कंट्रोल कर रहा है। तो इसी तरह से मोटर यूनिट की डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल द मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय ब्रांचेस ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन। जैसे ये सिंगल न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन, कितने लाइक मसल फाइबर को इनर्वेट कर रहा है। तो सिंगल न्यूरॉन, उसकी ब्रांचेस प्लस मसल फाइबर, ये मोटर यूनिट बनाएंगे। मोटर यूनिट इज सेट ऑफ ऑल द मसल फाइबर, जैसे 1, 2, 3 ये मसल फाइबर है, सेट ऑफ मसल फाइबर इनर्वेटेड बाय ब्रांचेस ऑफ द सिंगल न्यूरॉन। जो सिंगल न्यूरॉन है उसकी ब्रांचेस जो इसको 3 मसल फाइबर को फॉर एग्जांपल जैसे रेगुलेट कर रहे हैं, तो इससे हम कहेंगे एक मोटर यूनिट। जैसे मोटर यूनिट नंबर 1, मोटर यूनिट नंबर 2। फॉर एग्जांपल अगर इसी मसल में जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्लो जैसे करनी है या कॉन्ट्रैक्शन की डिग्री लेसर हो, तो यानी यकीनन कोई एक मोटर यूनिट है, उसके लिए जैसे कमांड या आर्डर जो है यहाँ से जाएंगे, एक मोटर यूनिट के जरिए जाएंगे, तो जाहिर है कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। जब दोनों मोटर यूनिट्स के लिए यहाँ पे एक कमांड या आर्डर जाएंगे, तो फोर्सफुली जो है हमारे हाथ में जो कहते हैं हम कि ताकत ज्यादा आ गई, ताकत ज्यादा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ये क्यों हुई है, वाई बिकॉज ऑफ दोनों मोटर यूनिट्स हैं, इनके लिए यहाँ से कमांड या आर्डर आते हैं। तो जाहिर है जितनी सारी मसल्स होंगी वो सब की सब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो एक फोर्स ज्यादा जनरेट होगी। इसे हम कहते हैं ऑल आर नो रिस्पॉन्स, इसे हम कहते हैं ऑल आर नो रिस्पॉन्स। एंड मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मेनी मोटर यूनिट। तो एक मसल फाइबर जो है इसके अंदर जो है कई सारे मोटर यूनिट्स होते हैं। मोटर यूनिट जैसे 1 और 2 जैसे हमने नोट किया है, तो इस तरह से कम या ज्यादा हमारे एसटीबी बुक के अंदर आखिर में जैसे एग्जाम्पल भी दिए गए 46 पेज पे। 46 पेज पे आप देखेंगे कि इस फर्स्ट पैरा के अंदर आखिर में जैसे 2 एग्जाम्पल हैं। ए बॉल कैन बी थ्रोन वेरी फोर्सफुली टुवर्ड्स द बैटर इन क्रिकेट और कैन बी टॉस्ड वेरी जेंटल टू चाइल्ड। जैसे बॉल तेज भी फेंक सकते हैं, क्रिकेट के अंदर अगर हम एग्जाम्पल ले स्लो बॉल भी देते हैं और कभी कभार सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तेज बॉल भी फेंकते हैं। तो आम तो यही सेम है। तो ये किस रीजन की वजह से, हाउ मेनी मोटर यूनिट आर कॉन्ट्रैक्टिंग। इसी तरह से छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया गया है कि टॉस्ट वेरी जेंटली टू चाइल्ड, छोटे बच्चों को जो हल्की थपकी जो हम देते हैं, तो ये इसमें हाथ हुई सेम है, बट इसमें ताकत कभी कभार ज्यादा भी हो सकती है। वाई बिकॉज हाउ मेनी मोटर यूनिट्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, ये इस पे डिपेंड करता है। तो इस पूरी लाइक 46 की इस पैरा के अंदर ऑल आर नो रिस्पॉन्स के अंदर आपको एक सिंगल डेफिनेशन याद करनी है, जो की क्वेश्चन इसमें है कि वो है मोटर यूनिट का, कि हाउ मेनी मोटर यूनिट्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो मोटर यूनिट किसे कहते हैं, सेट ऑफ ऑल द मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय ब्रांचेस ऑफ द सिंगल न्यूरॉन is called as motor unit, is called as motor unit, इसे हम कहेंगे मोटर यूनिट कहेंगे।
ठीक है, दोबारा से हम देखते हैं कि लाइक हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकलती हैं और नर्व्स के अंदर जो है न्यूरॉन होते हैं, जैसे ये मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है, मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है तो उसकी आगे ब्रांचेस बनती है, जैसे ये ब्रांच इस मसल फाइबर को इनर्वेट कर रही है और ये एक और ब्रांच जो है इस मसल फाइबर को इनर्वेट कर रही है। तो यानी एक न्यूरॉन की ब्रांचेस प्लस मसल फाइबर इसका मोटर यूनिट। तो इसी तरह से ये मोटर यूनिट नंबर 1 था। इसी तरह से मोटर यूनिट नंबर 2 है, 2 है तो यानी ये इसकी ब्रांच इस मसल फाइबर को इनर्वेट कर रहा है, इस मसल फाइबर को इनर्वेट कर रहा है, इस मसल फाइबर को इनर्वेट कर रहा है। मसल फाइबर प्लस ब्रांचेस ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज मोटर यूनिट, और इस तरह से मोटर यूनिट नंबर 2। तो मसल आइदर कॉन्ट्रैक्ट फुली और नेवर कॉन्ट्रैक्ट, या नहीं कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट होनी है तो होगी, अगर नहीं तो नहीं, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। तो क्वेश्चन यही, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन अराइज हुआ कि नोटेड है कि ये डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इतनी कम या ज्यादा क्यों होती है, तो डिपेंड करता है हाउ मेनी मोटर यूनिट्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, हाउ मेनी मोटर यूनिट्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, ये इसमें जो इम्पोर्टेंट और की क्वेश्चन है। अगर सारे मोटर यूनिट्स हैं उनके लिए कमांड या ऑर्डर आता है तो फोर्सफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। अगर मोटर यूनिट्स एक स्लो, जैसे एक टॉस देना है, स्लो बॉल देना है, तो जाहिर है मोटर यूनिट कम के लिए जो यहाँ पे ऑर्डर या कमांड्स आएंगे तो कम कॉन्ट्रैक्शन होगी। होपफुली आपने इस टॉपिक को 46 पेज एसटीबी को समझा है। अब हम आते हैं एनटीबी में 51 पे क्रॉस ब्रिजेस हैं और 52 पे जो क्रॉस ब्रिजेस के हवाले से एक डायग्राम है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एनटीबी बुक के अंदर। एनटीबी बुक के अंदर कंट्रोल ऑफ, एनटीबी बुक में जाने से पहले जैसे ये डायग्राम इलस्ट्रेशन आपने जैसे मेनी टाइम आपने पढ़ी भी है, एक दो बार अगर इसी क्लास में, ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो आपने तो आपने देखा ये थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट की मेजर प्रोटीन को हम कहते हैं एक्टिन प्रोटीन कहते हैं, जो इंटरट्वाइंड है, क्वाइल्ड है, हेलिकल है। और उसके बाहर जो है एक और प्रोटीन होता है जिसका नेम है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का काम ये होता है कि ये जो एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है, जैसे ये एक्टिन प्रोटीन है उस पे ये जो ब्लैक कलर की डार्ट्स हैं इन्हें हम कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स कहते हैं। इनके बाहर जो है ये ट्रोपोमायोसिन पड़ा है, देखें ये ट्रोपोमायोसिन पड़ा है। जब तक मीन्स ट्रोपोमायोसिन इनके बाहर पड़ा होगा तो यानी मायोसिन का हेड उनके साथ बाइंड नहीं हो सकता। जब बाइंड नहीं होगा तो हम कहेंगे क्रॉस ब्रिजेस नहीं बनेंगे। क्रॉस ब्रिज कहते हैं हमें उसे हैं जब मायोसिन हेड जो होता है वो एक्टिन के साथ जब बाइंड करे तो उसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, उसे हम कहेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। बट क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हर वक्त तो नहीं बनती है, कब बनेगी, जब मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए कमांड या ऑर्डर्स आएंगे। तो सीरीज आपने जैसे पढ़ी है, एक्शन पोटेंशियल, न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज, देन जो है ये मैसेज आता है मसल फाइबर तक, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन, टी ट्यूब्यूल्स, वहां तक एक्शन पोटेंशियल डीपली जाता है। और उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आइंस रिलीज होते हैं। कैल्शियम आइंस जैसे रिलीज होंगे तो आप देखें कैल्शियम आइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, क्या रोल है कैल्शियम आइंस, दे बाइंड टू ट्रोपोनिन। कैल्शियम आइंस जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होते हैं, जैसे ये प्रोटीन है इसका नेम है ट्रोपोनिन, जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 टाइप्स के जो फर्दर जो पेप्टाइड्स हैं, तो इस ट्रोपोनिन के साथ ये जैसे बाइंड होता है तो आप देखें अब ये जो है बाइंडिंग साइट सब एक्सपोज हो गई। अब ये जो एक्टिन प्रोटीन पे ये जैसे ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको नजर आएंगे सब एक्सपोज हो गए। वरना इस डायग्राम में आप जिसे देखें जितनी भी ऐसी ब्लैक डॉट्स हैं ये सब कवर्ड है। कौन इसको छुपा के रखा है, किसने छुपा के रखा है, दैट इज द ट्रोपोमायोसिन ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये हुआ सबसे पहले कि ये नहीं कि कैल्शियम आयंस जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे दे ओपन द बाइंडिंग साइट। किसकी बाइंडिंग साइट, जो ये एक्टिन प्रोटीन है उसके ऊपर जैसे एक मायोसिन हेड इस जगह पे बाइंड होगा, इस जगह पे बाइंड होगा, इस जगह पे बाइंड, इनको इन्होंने एक्सपोज कर दिया। अब बाइंडिंग होगी, अब क्या होगा, बाइंडिंग होगी। तो हम एक तो हमारे एनटीबी बुक के अंदर पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट्स हैं उनको दोनों को डिस्कस करेंगे ताकि हम इन दोनों चीज़ों को मिला के एक अच्छी तरह से हम इनको पढ़ सकें, समझ सकें। तो सबसे पहले हम आते हैं एनटीबी में आते हैं। एनटीबी में जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, एनटीबी में 51 नंबर पेज पे जो पॉइंट्स हैं हम सबसे पहले उन पे आते हैं।
51 नंबर पॉइंट्स पे, एनटीबी में 51 नंबर पेज पे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द नर्व इम्पल्स अराइविंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आपने देखा कि पहले मोटर न्यूरॉन के जरिए जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कमांड या आर्डर आते हैं वो कहाँ तक पहुंचते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचते हैं। जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचे उसके बाद क्या हुआ, nerve impulse is carried through sarcolemma to T tubule and then to sarcoplasmic reticulum। और टी ट्यूब्यूल के बारे में जैसे आपने पढ़ा है कि ये एक सार्कोलेमा की इन्वेजिनेशन होती है, ट्यूब लाइक जैसे होती है, डीपली होती है, इनसाइड द मायोफाइब्रिल होती है, उसके जरिए ये मैसेजेस जाएंगे और उसके बाद देन टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नर्व इम्पल्स इज कैरिड थ्रू सार्कोलेमा टू ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स आपको पता है इन्वेजिनेशन से इलस्ट्रेशन पे भी आते हैं थोड़ी देर में। देन टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जब मसल जैसे रेस्ट में होती है तो ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से कैल्शियम आयंस जो है ये रिलीज करते हैं। सो कैल्शियम गेट्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक ओपन रिलीजिंग कैल्शियम इनटू द साइटोसोल, देन कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे। व्हेन मसल इज एट रेस्ट ट्रोपोमायोसिन इज डिस्पोज्ड इन सच वे दैट इट कवर्स द साइट ऑन एक्टिन चेन। जैसे हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी है, देखा यहाँ इलस्ट्रेशन में, जब मसल रेस्ट में होती है तो जैसे एक्टिन प्रोटीन है उसके अंदर जो एक मायोसिन हेड के साथ जो बाइंड करेगी वो साइट या जगह होती है वो छुपी होती है। कौन छुपाता है, एक्सपोज होने कौन नहीं देता है, दैट इज अ ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन को इस वजह से हम कहते हैं एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर। एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर, कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर यानी एक्टिन और मायोसिन को कॉम्प्लेक्स बनना या इनको दोनों को मिलाने से जो रोकता है वो होता है ट्रोपोमायोसिन। वेयर द हेड्स ऑफ मायोसिन बिकम अटैच, यानी कौन सी जगह, यानी जो एक्टिन प्रोटीन पे एक बाइंडिंग साइट होती है उसको ये छुपा के बैठा है, कौन, ट्रोपोमायोसिन। व्हेन कैल्शियम आयंस बाइंड विथ ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स दे कॉज देम टू मूव स्लाइटली। जब भी कैल्शियम आयंस जो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे तो एक्टिन पे जितनी भी मीन्स मायोसिन हेड की बाइंडिंग साइट से वो सब एक्सपोज हो गई। अब क्या होगा, अब मायोसिन हेड जो है इनके साथ जो है बाइंड हो सकता है। दिस हैज द इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसिंग द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो है दूर हो जाएगा जैसे ही कैल्शियम आयंस जो है ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे तो यकीनन क्या होगा, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होने के बाद जो है ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी, ट्रोपोमायोसिन परे हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसिंग द ट्रोपोमायोसिन एंड एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट्स फॉर द मायोसिन हेड। उसके बाद मायोसिन हेड के साथ जो बाइंडिंग साइट जो थी वो एक्सपोज हो गई। एक्सपोज होने के बाद once the myosin head becomes attached to the actin filament, ATP is hydrolyzed। ATP hydrolyzed होगा और क्रॉस ब्रिज is broken down, formation and broken down of cross bridges occur again and again and sliding the filament। और इस तरह से स्लाइड करते रहेंगे और मायोसिन हेड किस तरफ इनको पुल करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, वहां पे एम लाइन होती है उस तरफ ये जो है स्लाइडिंग होगी। इस तरह से सार्कोमियर की लेंथ है वो कम होती है, किसी भी मसल फाइबर की शार्टनिंग नहीं है, जस्ट सार्कोमियर की लेंथ कम होती है। और यू नो वेरी वेल सार्कोमियर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन्स इज कॉल्ड सार्कोमियर। उसकी जैसे जैसे शार्टनिंग होती है इसे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इसी तरह से एक और जैसे यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये डायग्राम इलस्ट्रेशन, जैसे सबसे पहले द एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन इज एक्सपोज्ड एज द कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन। जैसे ये फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयंस है और ये एक ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है, तो इसके साथ जैसे ये बाइंड करेंगे तो क्या होगा कि एक्टिन जो प्रोटीन पे मायोसिन हेड, जैसे ये मायोसिन हेड है इसके साथ जो बाइंडिंग होनी है एक्टिन की होनी है, बट ये ट्रोपोमायोसिन होता है, इसको जो छुपा के रखा होता है। जैसे ये बाइंड होगा तो ये एक्सपोज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मायोसिन हेड फॉर्म्स अक्रॉस ब्रिजेस विद एक्टिन। तो आप इन दोनों डायग्राम में फर्क आप महसूस करें, जैसे ये डायग्राम है और ये डायग्राम है, इन दोनों में फर्क ये है कि जैसे ये मायोसिन हेड एक्टिन के साथ बाइंड नहीं हो रहा है, जैसे ये कैल्शियम आयंस जो है ट्रोपोनिन के साथ इन्होंने बाइंड किया तो ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करने के बाद मायोसिन हेड जो एक्टिन के साथ बाइंड हुआ, एक्टिन के साथ बाइंड हुआ, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन।
इसे हम कहेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, एक नया टर्म है, ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक द मायोसिन हेड बेंड्स। जब मायोसिन हेड बेंड करता है उसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक कहते हैं। जैसे दूसरे लफ्जों में हम कहें कि ये पुल करता है टूवर्ड्स, जैसे स्लाइड कर रहा है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सार्कोमियर एम लाइन की तरफ, जैसे ये आपको एरो यहाँ पे नजर आया था, तो इसे हम कहेंगे ये पावर स्ट्रोक है, इसे हम कहेंगे पावर स्ट्रोक। जब पावर स्ट्रोक जैसे होगा तो रिजल्ट क्या होगी उस वक्त क्या होगा, एडीपी एंड फास्फेट आर रिलीज। वरना इससे पहले आपने देखा पावर स्ट्रोक से पहले एडीपी और एडीपी और पी जो है ना इसके साथ मायोसिन हेड के साथ है। अब जो एडीपी एंड पी जो है इससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब ये जो पावर स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक की वजह से एडीपी और पी जो इससे अलग हो गए। उसके बाद क्या होगा, ए न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी अटैचेस टू द मायोसिन हेड। उसके बाद ये जैसे जैसे हमने इस डायग्राम को नंबर 1 कहें, ये नंबर 2 डायग्राम है, नंबर 3 में जैसे पावर स्ट्रोक हुआ है, और ये नंबर 4 जैसे पॉइंट है, तो 4 पॉइंट के अंदर क्या हुआ है कि ए न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी अटैचेस टू द मायोसिन काजिंग द क्रॉस ब्रिज टू डिटैच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एटीपी का रोल क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान यही होता है कि एक मायोसिन हेड को एनर्जाइज करना, प्लस में आप जैसे देख रहे हैं कि जब भी क्रॉस ब्रिज बनती है, जैसे अब ये क्रॉस ब्रिज यहाँ पे नहीं थी, ये बनी, बनने के बाद पावर स्ट्रोक हुआ, पावर स्ट्रोक होने के बाद ये हर वक्त तो यहाँ पे मायोसिन हेड और एक्टिन तो ये इसके साथ बाइंड नहीं होंगे। फिर क्या होता है, फिर यकीनन जब एक नया एटीपी जैसे बाइंड होगा मायोसिन हेड के साथ, तो ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाती है। तो ये डिटैच का मतलब है कि मायोसिन हेड को एक्टिन से अलग करने का जो काम होगा वो एटीपी का होगा। एटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इट डिटैचेस द क्रॉस ब्रिजेस। वरना जैसे एक्टिन और मायोसिन हेड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, क्रॉस ब्रिज बनी हुई थी, अब क्या होगा, अब जो है ये अलग हो गए। जैसे देखिए एटीपी इनके साथ बाइंड हुआ है, एटीपी बाइंड हुआ है तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगी, एटीपी बाइंड हो गया तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद जैसे आप दोबारा देखें, जैसे एटीपी मायोसिन हेड के साथ बाइंड होगा तो क्रॉस ब्रिज तो ब्रेक हुई, पर और क्या होगा, आप थोड़ा सा इमेजिन करें या आप थोड़ा रिकॉल करें, एटीपी जैसे अब मायोसिन हेड के साथ तो अटैच है। मायोसिन हेड की जो शेप किस तरह की होती है, मायोसिन हेड में जैसे आपने देखा है एक जैसे पार्ट होता है जो एक्टिन के साथ बाइंड करता है, दूसरा पार्ट उसका होता है मायोसिन ये हेड के साथ एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। जैसे उसके साथ एटीपी बाइंड होगा तो उसमें इतनी ये एबिलिटी होती है कि ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगी, किसमें, एडीपी प्लस पी में। एटीपी जैसे मायोसिन मायोसिन हेड के साथ एटीपी बाइंड होगा तो एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज किस में होगा, एटीपी प्लस पी। बट ये एडीपी प्लस पी जैसे ये अब जैसे नंबर ये 5 डायग्राम है, 5 डायग्राम के बाद आप नंबर 1 को आप तस्वर करें कि यानी ये सेम इवेंट जो है दोबारा होगा। जैसे ये यहाँ पे आप देखें मायोसिन हेड के साथ जब एटीपी ये बाइंड हुआ तो फौरन जो है ये ब्रेक हो गया एडीपी प्लस पी में। एटीपी हाइड्रोलाइजेस टू एटीपी एंड फास्फेट विच रिटर्न्स द पोजीशन टू द कॉक्ड पोजीशन। ये जब एडीपी प्लस पी में ये ब्रेक होगा तो ये मायोसिन हेड एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज होगा तो इसका मतलब क्या होता है, एनर्जाइज का मतलब ये होता है कि जब भी जैसे इसके साथ एक्टिन के साथ बाइंड करेगा तो ये पावर स्ट्रोक करेगा, पावर स्ट्रोक लगाएगा, एक स्लाइडिंग करेगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द एम लाइन। तो जैसे वो सेंटर ऑफ एम लाइन की तरफ मायोसिन हेड की स्लाइडिंग होगी आगे, तो वो एनर्जी की लो स्टेट होगी। जब ये स्लाइड नहीं करता है एडीपी प्लस पी यहाँ पे मौजूद है, ये मायोसिन हाई एनर्जी स्टेट में होता है, हाई एनर्जी स्टेट में, कॉक्ड पोजीशन में। कॉक्ड पोजीशन की मीनिंग ये होती है जैसे गन के हवाले से, जैसे जो ट्रिगर दबाने से पहले उसको जो कॉक्ड पोजीशन में लाते हैं और देन ट्रिगर दबाते हैं तो बुलेट फायर होती है, बिल्कुल इसी तरह से ये अब जो कॉक्ड पोजीशन में हाई एनर्जी स्टेट में है, जब पावर स्ट्रोक लगता है तो अब ये मायोसिन हेड जो है लो एनर्जी की पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह से एटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये हुआ कि मायोसिन हेड को एनर्जाइज करते हैं ताकि पावर स्ट्रोक हो सके। एटीपी का ये भी रोल है कि जैसे ये इट डिटैचेस द क्रॉस ब्रिजेस, ये क्रॉस ब्रिजेस को डिटैच करने में भी एटीपी का रोल होता है।
ठीक है, होपफुली आपने ये इस एटीपी की क्रॉस ब्रिज की साइकिल को दोबारा से हम देखते हैं कि एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन इज एक्सपोज एंड कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनेंट। जैसे कैल्शियम आयन ट्रोपोनेंट के साथ बाइंड करते हैं तो मायोसिन का हेड जो होगा अब यकीनन जो एटीपी के साथ बाइंड करेगा। उसके बाद क्या होगा, मायोसिन हेड फॉर्म्स ए क्रॉस ब्रिज, जिसे हम कहेंगे ये अब जो है क्रॉस ब्रिज बन गई। और उसके बाद क्या होगा, यही मायोसिन हेड जो अब जो है स्लाइडिंग होगी इसकी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, जिसे हम एम लाइन कहते हैं। और एडीपी और पी यहाँ से जो है ये अलग हो जाएंगे, रिलीज हो जाएगी। द मायोसिन हेड बैंड्स एंड एडीपी एंड फास्फेट आर रिलीज्ड, क्योंकि इसको जो है ये पावर स्ट्रोक की तरफ चला गया। तो यहाँ पे जब पावर स्ट्रोक ये करेगा तो ये एनर्जी की लो पोजीशन में, जब यहाँ पे एडीपी प्लस पी जब इसके साथ जो ये हाइड्रोलाइज एटीपी हुआ था, ये मायोसिन हेड जो था हाई एनर्जी की पोजीशन में, जब यहाँ पे पावर स्ट्रोक हो जाएगा तो एटीपी जो लो एनर्जी की पोजीशन में हो जाएगा। बट स्टिल जो है इस किसके साथ अटैच है, ये स्टिल जो है एक्टिन के साथ अटैच है। अब इसको डिटेच करने का काम किसका होगा, इसको डिटेच करने का काम जो होगा वो एटीपी मॉलिक्यूल का होगा। जैसे ये एटीपी आएगा मायोसिन हेड के साथ जैसे बाइंड होगा तो इट ब्रेक्स द क्रॉस ब्रिजेस, इट डिटैचेस द क्रॉस ब्रिजेस, इट डिटैचेस फ्रॉम द एक्टिन बाइंडिंग साइट। A new molecule of ATP attaches to the myosin head, causing the cross bridge to detach। तो यानी क्रॉस ब्रिज को डिटैच कर देगा, अलग कर देगा। अलग करने के बाद जैसे जैसे ही एटीपी जैसे बाइंड हुआ तो अलग तो हुई, फिर क्या होगा, एटीपी जैसे मायोसिन हेड के साथ बाइंड होता है तो वो फौरन हाइड्रोलाइज हो जाता है। किसमें हाइड्रोलाइज होता है, एडीपी प्लस पी में। तो वो मायोसिन हेड जो होता है दोबारा से एक हाई एनर्जी की पोजीशन में आ जाता है, ताकि अगर नेक्स्ट जैसे किसी एक्टिन के बाइंडिंग साइट के साथ जब क्रॉस ब्रिज बनाए तो उसमें ये एनर्जी आ जाए ताकि वो इसको जो पावर स्ट्रोक करे। तो इस तरह से ये इसी सेम डायग्राम इसी तरह की हमारे एनटीबी बुक में 52 नंबर पेज पे ये सेम इवेंट्स की मौजूद है। अगर आप एनटीबी में देखेंगे, एनटीबी टेक्स्ट बुक है 52 पेज नंबर पे डायग्राम है। उसमें आप सबसे पहले देखें रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कमांड या कोई ऑर्डर नहीं आया तो एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड। एटीपी तो जाहिर है हाइड्रोलाइज हुआ है, एडीपी प्लस पी में हुआ है। और उसके बाद जो ए के बाद डायग्राम के अंदर बी पार्ट देखें, कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन। उसके बाद जैसे कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन और जैसे ये बाइंड हुआ है तो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स हैं ये एक्सपोज हो गई और फिर मायोसिन का हेड जो है एक्टिन के साथ बाइंड हुआ। तो ये बी पार्ट है, ये इसको शो कर रहा है। बी पार्ट के अंदर क्या है, कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन एंड मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन। इस तरह से क्रॉस ब्रिज बन जाती है। मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जैसे एक्टिन पे वो एक्सपोज हो गई और क्रॉस ब्रिज बन गई। सी डायग्राम में पावर स्ट्रोक है। सी डायग्राम पावर स्ट्रोक को शो करती है। पावर स्ट्रोक अकर्स द सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट्स एडीपी एंड पी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, पी आई का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, डिसोसिएट्स फ्रॉम द मायोसिन। तो आपने देखा कि यहाँ पे देखा कि लाइक जैसे ही ये जो पावर स्ट्रोक होता है तो उस वक्त एडीपी और पी ये डिसोसिएट होते हैं किससे, मायोसिन हेड से। मायोसिन हेड से अलग होते हैं और ये पावर स्ट्रोक हो रहा है, यानी स्लाइडिंग हो रही है किस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर उस तरफ हो रही है। ठीक है, ये सी डायग्राम की इलस्ट्रेशन है। उसके बाद डी डायग्राम, डी पार्ट पे आप आए, लेबल्ड पार्ट डी पे, न्यू एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन, न्यू एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन, न्यू एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन, मायोसिन के साथ बाइंड हुआ, काजिंग डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। तो उसने क्या किया, जैसे ये पहले अटैच थे पावर स्ट्रोक की तरफ जब ये हो रहा था तो अब ये इनसे अलग हो गए, डिटैच हो गए फ्रॉम द एक्टिन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड पी काज रिकॉकिंग ऑफ द मायोसिन हेड। और उसके बाद जैसे आपने देखा है कि ये एटीपी ब्रेक हो गया एडीपी प्लस पी में और ये एक ऐसी पोजीशन पे आ गया हाई एनर्जी की पोजीशन में, रिकॉक हो जाता है। रिकॉक हो जाता है दोबारा से, अगर कोई एक्टिन बाइंडिंग साइट है उसके साथ अगर बाइंड होगा क्रॉस ब्रिज बनेगी और क्रॉस ब्रिज बनने के बाद इसको जो है टुवर्ड्स सेंट्रो जो सार्कोमियर की जो सेंटर है एम लाइन है उसकी तरफ जो स्लाइडिंग होगी और मसल कॉन्ट्रेक्शन होगी। तो यानी यहाँ पे 52 नंबर पेज पे जो इलस्ट्रेशन है वो बिल्कुल इसी तरह की इलस्ट्रेशन है, यही सेम डायग्राम है। यहाँ पे हर एक इवेंट जो अलग अलग बताया गया है
जो सिंपल तरीन जो मेथड था वो यही था जो मैंने कोशिश की है कि ताकि आप इस 52 नंबर पेज पे जो डायग्राम है इसको आप समझ सकें। होपफुली आपने समझ लिया होगा। और आज तो मैं वायदा इतना बड़ा नहीं कर, आज शाम तक जो है ना ये आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स की क्लास है।